हेलो। आजकल ऑनलाइन एक बहस छिड़ी हुई है यूजीसी के नए नियमों को लेकर। एक दावा बहुत वायरल हो रहा है कि ये नियम भेदभाव करते हैं, पर इसमें सच्चाई कितनी है? चलिए आज इसी दावे की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं और फिक्शन क्या। तो ये है वो दावा जो सोशल मीडिया पर हर तरफ घूम रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूजीसी के नियम जानबूझकर सवर्णों को टारगेट करते हैं और उन्हें पहले से ही दोषी मानकर चलते हैं। अब ये एक बहुत बहुत ही सीरियस इल्जाम है, तो इसकी पड़ताल करना तो बनता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो इस इल्जाम को ठीक से समझेंगे, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पॉलिसी आखिर आई कहाँ से, इसकी जड़ें कहाँ हैं। इसके बाद इससे जुड़ी 3 बड़ी गलतफहमियों को दूर करेंगे, इक्विटी यानी समता का असली मतलब समझेंगे और आखिर में फैक्ट्स और फीलिंग्स को अलग अलग करके देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये वायरल दावा है क्या? देखिए, ये कोई छोटी मोटी शिकायत नहीं है, ये सीधे सीधे यूजीसी की नीयत पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो इस दावे का सार क्या है? मेन बात ये कही जा रही है कि ये जो पॉलिसी है ये एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स को तो विक्टिम की तरह देखती है और सवर्ण स्टूडेंट्स को हमलावर की तरह। मतलब एक को पीड़ित और दूसरे को आरोपी पहले से ही मान लिया गया है, और इसी वजह से ये डर फैलाया जा रहा है कि भाई इससे तो फेक केसेस की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम बस ऐसे ही बना दिए गए, कहीं से भी आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन नियमों की जड़ें हमारे संविधान में हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नियम असल में आए कहाँ से। देखिए, ये कोई मनमाने नियम नहीं है, ये सीधे सीधे हमारे संविधान से निकले हैं। खास तौर पर आर्टिकल 15 और 17 जो बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, लिंग हो, भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सब बराबर हैं तो कुछ खास कम्युनिटीज के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन क्यों? इसका जवाब हमारे इतिहास में है। हमारा कानून ये मानता है, ये स्वीकार करता है कि एससी एसटी समुदायों ने ऐतिहासिक तौर पर एक सिस्टमैटिक, एक संस्थागत उत्पीड़न झेला है। तो इसका मकसद किसी को दोषी ठहराना नहीं है, बल्कि उन लोगों को एक सुरक्षा कवच देना है जो सदियों से असुरक्षित महसूस करते आए हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम हिस्से पर। इस दावे के साथ ना 3 बड़े गलतफहमियां या कह लें कि मिथक फैलाए जा रहे हैं। तो आइए एक एक करके इनकी सच्चाई पता करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा मिथक, क्या ये बात सच है कि सवर्ण छात्रों के पास अगर उनके साथ भेदभाव हो तो शिकायत करने का कोई रास्ता ही नहीं है? चलिए देखते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। हकीकत तो ये है कि हर स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी जाति का हो, शिकायत करने के कई रास्ते मौजूद हैं। हर कॉलेज में एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल होता है, एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, एंटी रैगिंग कमेटी भी है, और इन सब के ऊपर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई का रास्ता तो खैर सबके लिए खुला ही है। तो फिर फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ इतना है कि एससी एसटी कम्युनिटीज के लिए एक स्पेशल सेल बनाया गया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान ये मानता है कि इन समुदायों ने जो भेदभाव झेला है वो एक अलग और विशिष्ट किस्म का है और उसे खास ध्यान की जरूरत है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये स्पेशल सेल किसी दूसरे के अधिकार को कम नहीं करता। ओके, तो अब आते हैं दूसरे बड़े मिथक पर। क्या वाकई में कानून किसी को सिर्फ उसकी जाति देखकर पहले से ही दोषी मान लेता है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारा पूरा लीगल सिस्टम इस तरह काम नहीं करता। एक तय प्रक्रिया होती है, राइट? पहले शिकायत दर्ज होती है, फिर उसकी जांच शुरू होती है, फिर दोनों पक्षों से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं और आखिर में एक सुनवाई होती है। फैसला हमेशा सबूतों के आधार पर होता है, किसी की जाति के आधार पर नहीं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि कानून जाति ए मतलब पीड़ित और जाति बी मतलब आरोपी के फॉर्मूले पे नहीं चलता, वो सबूतों पर चलता है। और एक और दिलचस्प बात, जिस एससी एसटी एक्ट की इतनी बात होती है, उसी एक्ट में झूठे केस फाइल करने वालों के लिए सजा का भी प्रावधान है। मतलब इसके मिसयूज को रोकने के उपाय भी कानून में ही दिए गए हैं। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी मिथक की। ये दावा कि जो जांच समितियां होती हैं वो पक्षपाती होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ खास समुदायों को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। तो क्या इस बात में कोई सच्चाई है? देखिए, इन कमेटियों में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व क्यों जरूरी है ये समझना होगा। इसका मकसद है पावर इम्बैलेंस को ठीक करना, एक ऐसा माहौल बनाना जहां पीड़ित, जो शायद ऐतिहासिक रूप से कमजोर महसूस करता आया है, वो बिना डरे अपनी बात खुलकर रख सके।
लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फैसला पहले से तय हो गया है। ये किसी प्री जज्ड आउटकम की गारंटी नहीं है। फैसला आखिर में सबूतों के आधार पर ही लिया जाता है, इस बात पर नहीं कि कमेटी में कौन कौन बैठा। तो इन तीनों मिथकों को समझने के बाद अब एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इस पूरी पॉलिसी के दिल में है, और वो कॉन्सेप्ट है इक्विटी का, यानी समता का। अक्सर लोग इक्वल और इक्विटेबल यानी समान और समतामूलक को एक ही समझ लेते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, समान का मतलब है सबको एक ही जैसा ट्रीट करना, भले ही किसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जबकि समतामूलक का मतलब है कि जिसकी जैसी जरूरत है उसे वैसे रिसोर्स और सपोर्ट देना, ताकि हर कोई एक बराबर लेवल पर आ सके। और अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जाति आधारित भेदभाव का इतिहास एक तरफा रहा है, राइट? ये सिमेट्रिकल नहीं था, ये एक सिस्टम का हिस्सा था जो कुछ खास समुदायों के खिलाफ था। इसीलिए हमारे कानून इक्वल होने की बजाय इक्विटेबल यानी समतामूलक बनाए गए हैं, ताकि उस ऐतिहासिक अन्याय की थोड़ी भरपाई की जा सके। तो अब तक हमने जो भी समझा, आइए उसे समेटते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी बहस में फैक्ट्स कहाँ हैं और सिर्फ फीलिंग्स कहाँ। इस तरह के जो वायरल दावे होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? पहली बात, ये फैक्ट्स से ज्यादा इमोशंस पर चलते हैं। दूसरी बात, ये जो असल कानूनी प्रक्रिया है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। और शायद सबसे खतरनाक बात यह है कि ये झूठी जानकारी फैलाकर जो असली और जायज सवाल हैं, जैसे कि किसी भी कानून का दुरुपयोग, उन पर भी एक हेल्दी डिबेट की गुंजाइश खत्म कर देते हैं। तो फाइनल टेक अवे क्या है? देखिए, किसी भी कानून पर एक हेल्दी डिबेट होना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी कानून के मिसयूज़ को लेकर चिंता होना भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ये जो दावा है कि पहले से ही किसी को दोषी मान लिया जाता है, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। और ये दावा कि सवर्ण स्टूडेंट्स के पास शिकायत का कोई रास्ता नहीं है, ये भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे समाज में जो कानूनी बहसें होती हैं वो सिर्फ भावनाओं पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित हो? शायद एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सबसे ज़रूरी सवालों में से एक है। इस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।